Welcome to your future. Welcome to Vision Academy. Let us unlock your full potential. नमस्ते। आज रसायन विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की गुत्थी सुलझाने का वक्त आ गया है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रतिक्रियाएं। नाम सुनकर शायद थोड़ा भारी लगे, लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में इसे इतने मजेदार तरीके से डिकोड किया जाएगा कि एक बार समझने के बाद इसे भूलना सच में मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए सीधे विषय पर आते हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज के इस एक्सप्लेनर में क्या क्या कवर होने वाला है। पहला, ऊष्मा प्रतिक्रियाओं की परिभाषा। दूसरा, बॉन्ड के नियम। तीसरा, वास्तविक दुनिया की उदाहरण। चौथा, ऊर्जा आरेख। और आखिर में एक कमाल की गणितीय शॉर्टकट ट्रिक। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, ऊष्मा प्रतिक्रियाओं की परिभाषा। सबसे पहले इस शब्द एक्सोथर्मिक को ही ले लेते हैं। अगर इसे बीच से तोड़ा जाए तो एक्सो का मतलब होता है बाहरी या एक्सटर्नल, और थर्मिक का मतलब है ऊष्मा यानी हीट। इसका सीधा सा मतलब हुआ ऊष्मा को बाहर की तरफ फेंकना, बिल्कुल एक जलती हुई मोमबत्ती की तरह, जो अपने आसपास के वातावरण को गर्माहट से भर देती है। अब इसके ठीक उलट एंडोथर्मिक को देखते हैं। यहाँ एंडो का मतलब है आंतरिक या इंटरनल, और थर्मिक का मतलब वही ऊष्मा है। मतलब ये वो प्रक्रिया है जो गर्मी को एक स्पंज की तरह अपने अंदर खींच लेती है, जैसे पिघलती हुई बर्फ। बर्फ को अपना रूप बदलकर पानी बनने के लिए आसपास से गर्मी सोखनी ही पड़ती है। और ये तुलना बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि इन दोनों के बीच असली अंतर क्या है। एक तरफ एक्सोथर्मिक है, जो अपनी ऊर्जा दुनिया के साथ बांट रहा है, और दूसरी तरफ एंडोथर्मिक है, जो अपने आसपास के वातावरण से बस गर्मी को सोखे जा रहा है। ये दोनों अवधारणाएं एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। खंड 2, बॉन्ड का टूटना और बनना। चलिए इसे मॉलिक्यूलर लेवल पे थोड़ा और जूम इन करके देखते हैं। कल्पना करते हैं कि दो अलग अलग हाइड्रोजन परमाणु मौजूद हैं। अकेले होने की वजह से उनके पास बहुत ज्यादा ऊर्जा है और वे काफी बेचैन हैं। अपनी इस ऊर्जा को कम करने और रिलैक्स होने के लिए वे दोनों एक दूसरे के पास आते हैं और आपस में जुड़कर एक स्थिर हाइड्रोजन अणु बना लेते हैं। अब यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है। जब वे परमाणु शांत हुए और उनकी ऊर्जा कम हुई, तो वो बची हुई एक्स्ट्रा ऊर्जा कहाँ गई? वो ऊर्जा बाहर वातावरण में निकल जाती है। उदाहरण के लिए, जब दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ते हैं तो वे लगभग 2 जूल ऊष्मा ऊर्जा अपने आसपास के वातावरण में उछाल देते हैं। तो यहाँ सबसे अहम टेकअवे ये है कि जब भी कोई नया रासायनिक बॉन्ड बनता है तो वो हमेशा ऊष्मा बाहर निकालता है। इस गोल्डन रूल को हमेशा याद रखना चाहिए। बॉन्ड का बनना मतलब एक्सोथर्मिक प्रतिक्रिया। अच्छा, अब जरा कहानी को रिवाइंड करते हैं। मान लीजिए एक शांत कम ऊर्जा वाला हाइड्रोजन अणु पहले से मौजूद है। अगर इसके दोनों परमाणुओं को फिर से अलग अलग करना हो तो क्या करना होगा? जाहिर है बाहर से ऊर्जा लगानी होगी। ये अणु आसपास से वही 2 जूल ऊर्जा सोखेगा, इसका बॉन्ड टूट जाएगा और वापस वो बेचैन उच्च ऊर्जा वाले परमाणु मिल जाएंगे। यहीं से हमारा दूसरा सबसे बड़ा नियम निकल कर आता है। किसी भी स्थिर अणु को तोड़ने के लिए हमेशा बाहरी ऊर्जा का निवेश करना ही पड़ता है। इसलिए बॉन्ड का टूटना हमेशा, जी हां, हमेशा एक एंडोथर्मिक प्रतिक्रिया होती है। चलिए अब मॉलिक्यूल्स की दुनिया से बाहर निकलते हैं। खंड 3, वास्तविक दुनिया की रासायनिक प्रतिक्रियाएं। ये रिएक्शंस सिर्फ किताबों में नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह हो रहे हैं। ईंधन का जलना, श्वसन, पानी का जमना और लोहे में जंग लगना, ये सब एक्सोथर्मिक हैं क्योंकि ये ऊष्मा छोड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ पौधों का प्रकाश संश्लेषण, बर्फ का पिघलना और खाना पकाना, ये सब एंडोथर्मिक हैं। जाहिर सी बात है, बिना गर्मी सोखे खाना कैसे पक सकता है? अब आते हैं ग्राफ्स पर। खंड 4, ऊर्जा स्तर आरेख। इन ग्राफ्स को देखकर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये बहुत लॉजिकल हैं। एक्सोथर्मिक ग्राफ में अभिकारक उच्च ऊर्जा से शुरू होते हैं, ऊष्मा बाहर निकालते हैं और कम ऊर्जा वाले उत्पादों पर खत्म होते हैं। इसलिए यहाँ एंथैल्पी में बदलाव यानी डेल्टा H हमेशा नेगेटिव होता है। वहीं एंडोथर्मिक ग्राफ में कहानी नीचे से शुरू होती है और बाहर से गर्मी सोखकर ऊपर पहुंच जाती है, इसलिए इसका डेल्टा H हमेशा पॉजिटिव होता है। और अब इस एक्सप्लेनर का सबसे मजेदार हिस्सा, खंड 5, गणितीय शॉर्टकट ट्रिक। लेकिन इस ट्रिक से पहले एक छोटा सा मेंटल वार्म अप। क्या श्वसन यानी सांस लेने की जैविक प्रक्रिया एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक? इसके बारे में थोड़ा सोचा जा सकता है। बिल्कुल सही, ये एक्सोथर्मिक है।
सांस लेने के दौरान शरीर में मौजूद ग्लूकोज टूटता है और ऊष्मा ऊर्जा के रूप में बाहर निकलती है, जो शरीर को काम करने की ताकत देती है। अच्छा, एक और स्थिति देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का टूटना या अपघटन। क्या इसे तोड़ने के लिए किसी बाहरी ऊष्मा स्रोत की जरूरत होगी? हाँ, जैसा कि पहले ही बात हो चुकी है, किसी भी चीज को तोड़ने के लिए हमेशा ऊष्मा देनी ही पड़ती है। यह आसपास से ऊष्मा सोखता है, इसलिए यह स्पष्ट रूप से एक एंडोथर्मिक प्रक्रिया है। चलिए अब उस मैजिक फॉर्मूले का पर्दाफाश करते हैं जिसे एग्जाम्स में एक चीट कोड की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ये समीकरण है N बराबर उत्पादों के मोल्स की संख्या माइनस अभिकारकों के मोल्स की संख्या। इस फॉर्मूले की सबसे बेहतरीन बात यह है कि सिर्फ संख्याएं देखकर जवाब सामने आ जाता है। अगर n 0 से बड़ा है तो एंडोथर्मिक, अगर n 0 या उससे कम है तो एक्सोथर्मिक। उदाहरण के तौर पर अगर 4 अभिकारक मिलकर 2 उत्पाद बना रहे हैं तो 2 - 4 हुआ -2। ये 0 से कम है, मतलब सीधे सीधे एक्सोथर्मिक है ना। ये कमाल का शॉर्टकट। ये शक्तिशाली ट्रिक ज्यादातर सवालों को पलक झपकते ही हल कर देती है, लेकिन विज्ञान बिना अपवादों के कहाँ पूरा होता है। तो यह विचार करने वाली बात है कि क्या होगा जब किसी ऐसी प्रक्रिया का सामना हो जो इस गणितीय नियम को ही तोड़ दे। वो कौन सी परिस्थितियां होंगी? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। फिलहाल इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विज्ञान के इन चमत्कारों को समझना हमेशा ऐसे ही दिलचस्प बना रहे। Like this video? Subscribe to our channel. Share this video. Thank you. Shukriya.